हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसुमिया स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं रीजनिंग के क्वेश्चन जो आने वाला यूपी एनएचएम और आरएमएल का एग्ज़ाम है। उसके लिए हम रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यूपी एनएचएम और आरएमएल के लिए रीजनिंग के क्वेश्चन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि कई बार हम वो क्वेश्चन छोड़ के आते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं। हम केवल छोड़ उनको इस वजह से आते हैं कि वो हम पे सॉल्व करने नहीं आते हैं, जबकि वो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। यूपीएनएचएम के अगर सिलेबस की बात करें तो टोटल जो क्वेश्चन की संख्या पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी 100, और 100 में जो नर्सिंग का पार्ट होता है उसके 80 क्वेश्चन आते हैं जो कि 80 मार्क्स के होते हैं। 80 क्वेश्चन होते हैं 80 मार्क्स में, और दूसरा जो बाकी 20 क्वेश्चन बचते हैं उसमें जीके, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं जिनकी संख्या 20 होती है। अब सिलेक्शन के लिए नॉर्मली कितने मार्क्स की आवश्यकता होती है मिनिमम? नर्सिंग वाला पार्ट ही ऐसा होता है, जो नर्सिंग के स्टूडेंट होते हैं तो वो सभी लोग लगभग 50% सब स्टूडेंट नर्सिंग वाले पार्ट को कर लेते हैं। और सिलेक्शन की जो बात आती है यहाँ पे नर्सिंग वाला पार्ट 80 नंबर का होता है, और 80 में से लगभग 40 से 50 क्वेश्चन एवरी कैंडिडेट अटेम्प्ट कर लेता है। और बाकी जो 20 क्वेश्चन ये बचते हैं, 20 में से अगर कोई कैंडिडेट 10 से 15 क्वेश्चन भी करके आता है तो स्कोर उसका बनता है 50 to 60। और जिस कैंडिडेट का स्कोर 50 to 60 के बीच अगर होता है तो उसका सिलेक्शन यूपी एनएचएम में आसानी से हो जाता है, क्योंकि जो अभी रिसेंटली यूपी एनएचएम का रिजल्ट आया है सीएचओ की पोस्ट के लिए, उसमें 52 मार्क्स पर जनरल सिलेक्शन हुआ है। जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं जिनके 52 नंबर थे, तो इसलिए 50 से 60 अगर आप स्कोर करते हैं तो आपका आसानी से यूपी एनएचएम में स्टाफ नर्स की पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाता है। तो इस दृष्टिकोण से भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे ही पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी नंबर हमारा ऐसा नहीं होता है जिसकी वैल्यू नहीं होती है। हम कोई मार्क्स ऐसा नहीं छोड़ सकते हैं, कई बार पॉइंटों में सिलेक्शन रह जाता है। तो उस दृष्टिकोण से भी हमें रीजनिंग के क्वेश्चन आने चाहिए, केवल इस वजह से हम छोड़ के ना आए कि हम पे करने नहीं आते हैं। आपको मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूं जो पूछा गया था। 4/12/2021 को जो एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था। चार दिसंबर 2021 को जो स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ था उसमें ये रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। एक निश्चित कोट भाषा में YEARN को AGCTP और MOST को OQU भी लिखा जाता है, तो उसी भाषा में नॉलेज को KNOWLEDGE को कैसे लिखा जाएगा? क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर लिखा हुआ। क्वेश्चन में कहा गया है एक निश्चित कोड भाषा में YEARN को AGCTP और MOST को OQU भी लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में या उसी भाषा में नॉलेज को क्या लिखा जाएगा? अब जिन स्टूडेंट पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है, जिन स्टूडेंट पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है तो उनको लग रहा होगा कि ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि नर्सिंग के स्टूडेंट जो होते हैं
उनको द्वारा रीजनिंग काफ़ी कम पढ़ी जाती है, या मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रीजनिंग पढ़ते ही नहीं है, केवल नर्सिंग ही पढ़ते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा शुरुआत में मुश्किल हो सकती है। लेकिन जैसे एक बार आप समझ जाएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, तो फिर आप अगले क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नॉलेज को इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। और रीजनिंग का ये नियम होता है, जो ये ऊपर वाले 2 शब्द दिए गए हैं, इनमें जो नियम लगा है मोस्ट OQB और YEARN AGCTP, जिस तरह से जिस कोड भाषा में ये लिखे गए हैं उसी कोड भाषा में हमें नॉलेज का आंसर देना है। अदरवाइज हमारा आंसर गलत हो जाएगा अगर हम उस कोड भाषा में आंसर नहीं देंगे जो क्वेश्चन में पहले से दी गई है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, ये इंग्लिश के अक्षर होते हैं वर्णमाला के, इनके नंबर पता होने चाहिए। नंबर पता होने के लिए आप ये कर सकते हैं, रफ पेपर में रफ जगह होती है पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, और जो ऑनलाइन पेपर होते हैं उसमें अलग से रफ शीट दी जाती है। ABCD लिख लेते हैं पूरी जेड तक, ए से ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और जेड। अब आप सोच रहे होंगे A से M तक तो आपने A से M तक तो लिखा है राइट साइड को, यानी बाएं से दाएं को लिखा है, लेकिन N के बाद क्यों ये चेंज कर दिया है सीक्वेंस, राइट से लेफ्ट को क्यों कर दिया है? तो इसका बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि कई बार एग्जाम में विपरीत अक्षर पूछ लेता है। तो ये जो आपके सामने बोर्ड पे अक्षर लिखे गए हैं ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे M का विपरीत N होता है, उसी तरह L का विपरीत O होता है, K का विपरीत P होता है, या फिर P का विपरीत K होता है। ये भी कई एग्जाम में पूछ लेता है। कोई एक आपको अक्षर दे देगा और पूछ लेगा कि इसका विपरीत क्या होता है। उसी तरह G का विपरीत T होता है, F का विपरीत U होता है, D का विपरीत अक्षर V होता है, और C का विपरीत X होता है, B का Y होता है, और A का विपरीत Z होता है। इनकी अब हम नंबरिंग कर लेंगे, क्योंकि आपको नंबर पता होने चाहिए कि A का क्या नंबर है, B का क्या नंबर है। तो सबसे पहले इन सब की नंबरिंग कर लेते हैं, क्योंकि एक बार आपको इनकी नंबरिंग याद हो जाएगी तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। जिस तरह से A का 1 होता है, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, F का 6, G का 7, H का 8, I का 9, J का 10, K का 11, L का 12 होता है, M का होता है 13, N का 14, O का 15, P का 16, Q का 17, R का 18, S का 19, T का 20, U का 21, V का 22, W का 23, और X का 24, और Y का 25, और Z का 26। तो ये नंबर आपको पता होने चाहिए। ये नंबर अगर आपको पता हो गए तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, जैसे YEARN मैं यहां लिख लेता हूं नीचे, YEARN को क्या लिखा गया है, AGCT और P, और दूसरा वर्ड है MOST को क्या लिखा गया है, OQU और V। अब उसी तरह हमें नॉलेज का बताना है कि क्या लिखा जाएगा।
तो नॉलेज को हम इधर लिख लेते हैं KNOWLEDG और E। नॉलेज को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम इन वर्डों की नंबरिंग कर लेंगे। जैसे Y का होता है 25, E का 5 होता है, A का 1 होता है, R का 18 होता है, N का 14 होता है। उसी तरह यहाँ पर A का 1, G का 7, C का 3, T का 20 और P होता है हमारा 16 नंबर का एक अक्षर। उसी तरह M होता है 13 नंबर का, O 15, S 19 और T 20। O का 15, Q का होता है 17, U का होता है 21 और V का होता है 22। अब हमें देखना है कि इसमें Y का अगर A लिखा गया है तो किस तरह से चेंज किया गया है, कि Y को हमें A लिखना है तो कौन सा उन्होंने फॉर्मूला लगाया है या किस तरह का नियम इसमें लागू किया है उन्होंने। Y का अगर A किया है तो उन्होंने 2 ऐड किया है। Y का 25 होता है, 25 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा, और 27 का मतलब ये होता है Z 26 होता है, और 26 के बाद जब 27 पे जाएंगे तो फिर से हमारा A आ जाता है। तो यहाँ पर आपका A आ गया है। उसी तरह 5 का 7 कर दिया है तो यहाँ पे उन्होंने +2 कर दिया है। 1 का 3 कर दिया है यहाँ पर, तो यहाँ भी 2 ऐड किया है। उसी तरह 18 का 20, 14 का 16, यानी कि हर एक अल्फ़ाबेट में 2 ऐड कर दिया है। नीचे वाले को भी चेक कर लेते हैं। 13 का 15 कर दिया है तो यहाँ भी उन्होंने +2 ऐड किया है। 15 का 17 किया है तो यहाँ भी +2 ऐड किया है। 19 का 21 किया है तो यहाँ भी +2 ऐड किया है, और 20 का 22 किया है तो यहाँ भी +2 ऐड हुआ है। अब इसी तरह हम नॉलेज की नंबरिंग कर लेते हैं। K का होता है 11, N का होता है 14, O का होता है 15, W होता है 23 नंबर का, L होता है 12 नंबर का, E का होता है 5, D का 4, G का 7 और E का होता है फिर से 5। अब जिस तरह से यहाँ पे हर एक अक्षर में, हर एक अल्फ़ाबेट में 2 ऐड किया था, तो उसी हिसाब से हम 2 ऐड करते चले जाएंगे। तो 11 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे 13 लिख लेंगे। 14 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 16 लिख देंगे। 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, तो 17 यहाँ पर लिख लेंगे। 23 में जब 2 ऐड करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, तो 25 लिख लेंगे। 12 में जब 2 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे 14 लिख लेंगे। 5 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 7 लिख लेंगे। और 4 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 लिख लेंगे। और 7 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, तो 9 हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसी तरह 5 में 2 ऐड करके 7 हम यहाँ लिख लेंगे। अब हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है, हमारा आंसर तैयार हो गया है। 13 नंबर पे क्या होता है? तो 13 नंबर पे होता है M। 16 पे क्या होता है? तो 16 पे होता है P। 17 पे होता है Q। 25 का होता है Y। 14 नंबर पे होता है N। 7 नंबर पे होता है G। 6 नंबर पे होता है F। और 9 नंबर पे होता है I। और 7 नंबर पे होता है G। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये अल्फाबेट जिस ऑप्शन में दिए गए हो वो आपका राइट आंसर होगा। M P Q Y N G F I G। अब यहां से चेक कर सकते हैं, तो यहां पे आप देख सकते हैं ऑप्शन, अगर D को अगर हम देखें तो M P Q Y N G F I G। तो यहां पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
ये थोड़ा बड़ा हो गया था क्योंकि आपको सारी की सारी बेसिक चीज़ें भी साथ में बतानी पड़ी, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजिली आप उनको सॉल्व करके आ सकते हैं। आपको किसी भी एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चन छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको बस करना क्या है, क्लास को लगातार देखते रहना है बहुत ध्यान से कि हमें किस तरह से आंसर लेकर के आना है, कि जो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना है। अलग से अगर हम उसमें कोई दूसरा नियम लगा देते हैं तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। उसी तरह से एक क्वेश्चन मैं और आपको दिखा देता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WUS को DFH लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में MKI को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिखा दिखाई दे रहा है। अब आपको इसका आंसर बताना है कि MKI को क्या लिखा जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कैसे सॉल्व करना है, क्या लिखा जाएगा, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें नंबरिंग करनी है इन क्वेश्चन की, अल्फ़ाबेट की, जो भी ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दिए हैं उनकी नंबरिंग कर लेंगे। जैसे W का होता है 23 तो यहाँ 23 लिख देंगे। U का नंबर होता है 21 तो 21 लिख देंगे। S का होता है 19 तो 19 लिख देंगे। उसी तरह D का 4 होता है तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। F होता है 6 नंबर का तो यहाँ 6 लिख लेंगे। H का 8 नंबर होता है तो 8 लिख लेंगे। और यहाँ पर भी हम इनकी नंबरिंग कर लेंगे। M का नंबर होता है 13 तो 13 लिख लेंगे। K का 11 होता है तो 11 लिख लेंगे। और I का 9 होता है तो 9 लिख देंगे। अब हमें देखना ये है कि W का D इन्होंने कैसे लिखा, U का F कैसे हुआ है, S का H कैसे हुआ है। ये चीज एक बार हमें समझ में आ गई तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। W के D की अगर बात करें तो यहां पे हुआ क्या है, ये W D का विपरीत अक्षर होता है। यहां पे आप देख सकते हैं ये W है और W का विपरीत होता है D, तो यहां पे इन्होंने विपरीत अक्षर लिख दिया है। उसके बाद आता है U, तो U होता है 21 नंबर का और 21 का विपरीत होता है F। यहां से आप देख सकते हैं ये U है और U का विपरीत होता है F, तो ये भी विपरीत अक्षर है। और उसी तरह S का विपरीत होता है H, तो यहां पे H लिख दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि विपरीत अक्षर लिख दिए गए हैं। W का D, U का F और S का H। तो हमें विपरीत अक्षर बताने हैं। बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसानी से आप आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। M है तो M का विपरीत क्या होता है, M का विपरीत होता है N, तो N लिख देंगे। K का विपरीत क्या होता है, तो K का विपरीत होता है P, तो P लिख देंगे। और I का विपरीत होता है, I कहाँ पे हमारा, I का विपरीत होता है R, तो R लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना सा हमारा आंसर है। 3 अक्षरों का ये क्वेश्चन था और 3 ही अक्षरों में हमारा आंसर आ गया। बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप आसानी से, केवल एक बार समझने की देर है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और जो भी आप अगला एग्जाम देंगे नर्सिंग का, उसमें आप रीजनिंग का क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि हर एक नंबर की, हर एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो विकल्प आपको बताना है जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। पहला पद ये दिया गया है PURSE और दूसरा दिया गया है UPRSE। उसी तरह RAZOR को बताना है कि इसको क्या लिखा जाएगा।
बहुत आसान क्वेश्चन है। ये जो पद दिया गया है इसकी हम नंबरिंग कर लेंगे। अब हमें अल्फ़ाबेट के हिसाब से यहाँ पे नंबरिंग नहीं करनी है, सीधा ही नंबर डाल लेंगे इनका 1 2 3 4 और 5। उसी तरह RAZOR का भी नंबर डाल लेंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हुआ क्या है, ये जो पहला और दूसरा अल्फ़ाबेट है, अक्षर है, उसको एक दूसरे से एक्सचेंज कर दिया गया है। उसी तरह से तीसरा और चौथे अल्फ़ाबेट को एक दूसरे से चेंज कर दिया गया है। PU का यहाँ पे UP कर दिया है। बीच वाला जो वर्ड है वो सेम रहेगा और 4 और 5 को एक दूसरे से चेंज कर दिया है। तो यहां पे सबसे पहले 2 नंबर का वर्ड आएगा तो यहां पे 2 लिख दिया है U का नंबर, P का 1 है तो यहां 1 लिख लिया है, R का 3 है तो 3 इसको ऐसे ही लिखे रहने देंगे क्योंकि इसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। E का 5 नंबर है तो 5 यहां पे लिख लेंगे और S का 4 है तो 4 लिख लेंगे। अब उसी तरह हमें RAZOR को लिखना होगा। बहुत आसान है, सिंपल है, आपको समझ में अब तक आ गया होगा। सबसे पहले 2 नंबर लिख लेंगे, फिर उसके बाद 1, 3 में कोई फेरबदल नहीं करना है, फिर 5 और 4। 2 नंबर पे हमारा यहाँ क्या है तो A है तो A लिख देंगे। 1 पे क्या है R है तो R लिख देंगे। Z सेम है क्योंकि कोई फेरबदल Z में हुआ नहीं है। मिडिल में जो मिडिल वाला अक्षर है उसमें किसी तरह का फेरबदल नहीं किया गया है। और 5 नंबर पे R है तो R लिख देंगे और 4 नंबर पे O है तो O लिख देंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर रेडी हो गया है। अब हम ऑप्शन में से देख लेंगे ARZRO किस ऑप्शन में है। तो ARZRO ऑप्शन डी में है तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग वाले, जो स्टाफ नर्स के पेपर होते हैं। बहुत ज़्यादा उसमें हाई लेवल के रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो आने वाला एग्ज़ाम देने वाले हैं यूपी, चाहे तो NHM का हो चाहे RML का हो, उसमें आप एक बार अगर आप समझ लेंगे रीजनिंग को तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन में अपना राइट आंसर करके आ सकते हैं। गलत करने की संभावनाएं आपकी ना के समान हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपको मैं जो चीज़ें समझाना चाहता था उन चीज़ों को समझाने में कामयाब रहा हूँगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर करते रहें और क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जितने भी स्टूडेंट अब कभी स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी का सिलेक्शन हो, ऐसी शुभकामना के साथ आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।